धर्म संसदों में और चुनाव के समय एक गंभीर मसला आता है हेट स्पीच का। और खासतौर से रैलियों में, धर्म संसदों में हेट स्पीच दिए जाते हैं। इसमें कई बड़े-बड़े नेता, मंत्री सब शामिल होते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून की जरूरत नहीं और सारी ये याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हेट स्पीच से निपटने के लिए जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त है, नए कानून की जरूरत नहीं। और वैसे भी कानून बनाना संसद का काम है, ये न्यायपालिका का काम नहीं। जो समस्या है, जो हेट स्पीच को लेकर जो समस्या है, उसको कानून को लागू करने में समस्या है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। क्या है हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, विस्तार से चर्चा इस एपिसोड में। मेरे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ संपादक, पत्रकार और एडवोकेट भी हैं। चलते हैं और जरा चर्चा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का आशय क्या है। जी, स्वागत है सर। देखिए सर, आपने बहुत सही कहा कि सारी समस्या इम्प्लीमेंट करने में होता क्या है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ, तीन स्तंभ कहिए या प्रेस को भी जोड़ चारों स्तंभ कहिए, इस समय सरकार के प्रति प्रतिबद्धता उनकी असंदिग्ध है। टुकड़े टुकड़े में कोई हो सकता है अपवाद स्वरूप। इसलिए जो हेट स्पीच बाकी लोगों के मजाक करने को भी हेट स्पीच बना करके उनके ऊपर मुकदमा ला दिया जाता है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग और इवन शीर्ष पर बैठे लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, धमकी भरी भाषा बोलते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि अगर कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए कि हो तो भी कोर्ट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। सारी समस्या जो है वहां पर जो है कि जड़ में है। आखिर कानून हेट स्पीच पे इतने दिनों से है और इतने दिनों से सरकार चल रही है, तो जितना हेट स्पीच में बाढ़ अब आई है, आज से 20 साल पहले इतना हेट स्पीच में बाढ़ क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि तब सरकार द्वारा हेट स्पीच को प्रश्रय नहीं दिया जाता था। अब यहाँ हेट स्पीच का जो है अर्थ बदल गया है। सत्ता पक्ष के लोग कहें तो हेट स्पीच नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष का या कार्टूनिस्ट या कोई जो है मजाकिया या कोई कविता में या कोई पे आपके एक्स पर पोस्ट करके कोई जो है क्या कहते हैं मजाकिया शब्द में या उसमें भी किसी पर कुछ कह दे सत्ता पक्ष के लोगों पर, तो तुरंत उसके ऊपर जो है झाड़ी फुकाई लग जाती है, उसमें मुकदमा कायम हो जाता है। और वही मजिस्ट्रेट जो सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की अनुमति नहीं देता, वही मजिस्ट्रेट जो है वो इस तरह जो है ऊपर से नीचे तक मामला प्रदूषित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि हेट स्पीच को लेकर दिशा निर्देश हम जारी नहीं करेंगे कि मौजूदा कानून पर्याप्त है और विधायी खालीपन की स्थिति नहीं है जिसके चलते न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका अपनी सीमा में रहकर ही काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अपराध के लिए सजा का निर्धारण करना पूरी तरह से विधायिका के का अधिकार क्षेत्र है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। असली मामला है कि उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है उस गैप को कैसे भरा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से मंजूरी की जरूरत नहीं है, जबकि ये कहा जाता था, ये अभी तक कहा जाता रहा है कि अगर ऐसे लोग जो अपवाद स्वरूप हैं जिनके लिए मंजूरी की जरूरत है, उनके लिए बिना मंजूरी के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट आज जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से मंजूरी की जरूरत नहीं है ना। सीआरपीसी की धारा 196 और 197 या बीएनएस से संबंधित प्रावधानों के तहत पहले से मंजूरी की जरूरत संज्ञान लेने के चरण पर लागू करती है। यह सीआरपीसी की धारा 156(3), बीएनएस की धारा 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने या जांच करने के संज्ञान पूर्ण चरण तक विस्तारित नहीं होती। यह टिप्पणी
सीपीएम नेता बृंदा कारात द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जो इन ये हेट स्पीच के लिए तमाम याचिकाएं थी, उसमें एक याचिका बृंदा कारात की थी। उसके ऊपर जो है वो आपके जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने जो है ये फैसला सुनाया। इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से पहले कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में बीजेपी नेता कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई। मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया। इसके लिए पहले से मंजूरी की जरूरत है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, एफआईआर हो सकती है, बाद में जब मुकदमा चलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। एफआईआर तो हो ही सकती है। सीआरपीसी की धारा 196, बीएनएस की धारा 217 अनिवार्य करती है कि आईपीसी की धारा 295, 153 ए और 153 बी के तहत अब अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पहले से मंजूरी लेना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 197, बीएनएसएस की धारा 218 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य करती है। सीआरपीसी पहले था, बीएनएसएस हो गया है। चूंकि अभी पूरी तरह बीएनएसएस लोगों को आत्मसात नहीं हुआ है, इसलिए सीआरपीसी के साथ ये बात बतानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करार की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की, जिसमें कहा गया था कि 156(3) के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट पहले से मंजूरी के लिए बिना एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने भड़काऊ भाषणों, घृणा अपराधों के खिलाफ निर्देश मांगने वाले मामलों के एक समूह पर यह फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि मौजूदा कानून भड़काऊ भाषणों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है, कोर्ट ने भड़काऊ भाषणों को अपराध घोषित करने के लिए कोई नया निर्देश जारी करने से परहेज किया। हालांकि पीठ ने मांगे गए स्वरूप के निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने यह फैसला विधायी अधिकारियों पर छोड़ दिया कि वे अपने विवेक से विचार करें कि क्या नीतिगत या विधायी उपाय की जरूरत है, मतलब इसमें और संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि किसी संज्ञेय अपराध का पता चलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है, जैसा कि ललिता कुमारी केस में तय किया गया। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सीआरपीसी ऑब्लिक बीएनएसएस में असरदार उपाय दिए गए, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 154(3), बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 156(3), बीएनएसएस की धारा 175 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है, या सीआरपीसी की धारा 200, बीएनएसएस की धारा 223 के तहत शिकायत के जरिए, मैंने कंप्लेंट केस के जरिए आगे बढ़ सकता है। ये उपाय एक पूरा कानूनी ढांचा बनाते हैं। उन उपायों की उपलब्धता और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक अदालतों के निगरानी अधिकार क्षेत्र से यह साबित होता है कि कोई ऐसी कानूनी कमी नहीं है जिसके लिए इस तरह के दबाव की जरूरत है। सही तरीका यह है कि मौजूदा कानून को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाए। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, लाख टके का सवाल, मौजूदा कानून को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू करने में छिपा हुआ है। यही तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है और मुकदमों की संख्या भी जो है क्या कहते हैं शीर्ष अदालत में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब नीचे की अदालत से न्याय नहीं मिलता तो लोग फिर शीर्ष अदालत का ही जो है वो उससे ऊपर अंत में सुप्रीम कोर्ट का ही रुख जो है करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये मामला है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है मतलब फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक अदालतें केवल कानून की व्याख्या कर सकती हैं, लेकिन नए अपराधों का निर्माण नहीं कर सकती। न ही विधायिका को कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि अधिकार केवल विधायी संस्थाओं के पास है। अदालत ने भी कहा कि मौजूदा कानून ढांचे में किसी प्रकार का ऐसा विधायी खालीपन नहीं है जिसके आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। यानी कानून पहले से मौजूद है, उन्हें लागू करना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अब निशिकांत दुबे, आज तक कभी कुछ हुआ उनके खिलाफ? कुछ नहीं। एक सुदर्शन चैनल चलाते हैं अशोक चौहान के, इतना उनके ऊपर जो है सब मुकदमा चला, दुनिया भर का डायरेक्शन हुआ उनके खिलाफ, एक दिन भी जेल गए वो, क्योंकि वो सब सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनको उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। बाकी चाहे वो कार्टूनिस्ट हों, कुणाल कामरा हों, चाहे वो आपके और जो भी कैरिकेचर करने वाले हों, उनके खिलाफ आए दिन मुकदमा, पूरे देश भर में मुकदमा, जिला अदालतों में मुकदमा, उनको दौड़ा दौड़ा के जो है क्या कहते हैं मतलब परेशान कर दिया जाए। आपने गृह मंत्री के खिलाफ कहा कुछ?
तो गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री के चेले चपाटों से पूरे देश भर में मुकदमा हो गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने कुछ कहा, कोई बात कही तो वो जो या संबंधित कोई बात कही तो उससे पूरे देश भर में हुआ, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो ये भी मामला है कि डायरेक्ट प्रभावित पार्टी कैसे हो गई, क्या क्या कानून की व्याख्या हो गई है भाई पता नहीं, हम लोग के समय तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल हो सकता है इवेंट हो रहे हैं, आउटडेटेड हो रहे हैं। सुप्रीम इसमें कोर्ट जब ने इस फैसले में कहा कि यदि भविष्य में किसी तरह की नई नीति या कानून की आवश्यकता महसूस होती है तो इस पर निर्णय लेना पूरी तरह विधायी प्राधिकरणों का काम है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की अलग अलग भूमिकाएं हैं। इन्हीं सीमाओं के भीतर सभी संस्थाओं को कार्य करना होता है। अदालत ने लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें संभावित सुधारों का सुझाव दिया गया था। ये सब आज का फैसला था, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण फैसला 156(3) का था, जिसमें है कि एफआईआर दर्ज कर लिए, आगे का चरण में जब मुकदमा चलाने की नौबत आएगी तब आप देखिए कि परमिशन मिली कि नहीं। एफआईआर दर्ज करने में जो है क्या कहते हैं, आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं। जब प्रधानमंत्री और ऊंचे दर्जे के कैबिनेट मिनिस्टर यही खुद हेट स्पीच दें तो पुलिस क्या एफआईआर दर्ज कर पाएगी? इतनी हिम्मत है किसी पुलिस अधिकारी? कह तो रहे हैं कि भाई जो चारों स्तंभ हैं, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और उसके साथ अगर जो जो चौथा स्तंभ प्रेस को भी कहा जाता है, जोड़ लीजिए, गोदी मीडिया जो हो गया है, अगर चारों स्तंभ मिल जाएंगे, अभी जो थोड़ा सोशल मीडिया है, थोड़ा जो उसमें इंडिपेंडेंट टाइप की मीडिया है, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी तो सब एक ही राग दरबारी कर रहे हैं। तो उसमें न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए तो मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है कि भाई कोई जो लागी आदमी है वो अंत तक लगा रहता है, भाई चलो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड होगा देखा जाएगा। उसमें उसका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, दुनिया भर का जो है उसके खिलाफ वो भी होता है, दुनिया भर के धमकी भरे फोन भी आते हैं। हेट स्पीच ही नहीं, उसके फोन पे तमाम गालियां जो है लोग उछालते हैं, फेसबुक पे तमाम गालियां निकालते हैं। आप फेसबुक पर कोई गाली निकाल के देखिए, आपका जो है तुरंत वो फेसबुक से उड़ जाएगा, उनकी गाली जो है वो क्या कहते हैं अंत तक बरकरार रहती है। इस तरह पूरे सिस्टम पर जो है कब्जा हो गया है, तो क्या किया जाएगा? आप खुद ही देखिए, जी निशिकांत दुबे को अकेले एक उदाहरण काफी है, जो पूरे देश भर में हेट स्पीच के मास्टरमाइंड है। अशोक चौहान के तो इधर शांत है, नहीं तो वो भी लगातार मास्टरमाइंड है। हेमंत विश्व शर्मा ने लगातार चुनाव से पहले से जो है हेट स्पीच और मुस्लिमों को लेकर विशेष रूप से हेट स्पीच दे रहे हैं। तो क्या करेंगे इसको? जब हम्म जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वही इसका सन्नाटा खींचे बैठे हैं, क्योंकि निष्पक्षता और कानून का जो है वो क्या कहते हैं व्याख्या के अनुसार सही अनुपालन, इसी यही तो ट्विस्ट है, जिसको विवेकाधीन अधिकार के तहत जो है ट्विस्ट कर देते हैं। हम्म और आप एफआईआर लिखाने जाइए तो आपको 20 तो ज्ञान देंगे, कहाँ आप इस बस में फंस रहे हैं, ये है, दूसरा से भी एफआईआर हो जाएगी तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो ये है वो है। फिर जिस तरह की सब चीजें चल रही हैं, जिसमें फर्जी जो है वो क्या कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी का केस बना दिया जा रहा है, फर्जी जो है बाइसेक्सुअलिटी का केस बना दिया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो ये तो इस समय जो है अमृतकाल चल रहा है सर। तो हम्म। अमृतकाल में आप क्या करेंगे आप बताइए? सिवा इसके चलिए कि अमृत नकार खाने की टूटी की आवाज बंद करके जो है आवाज उठाते रहिए। नकार खाना तो सुनेगा नहीं टूटी की आवाज, उसमें तो दब हम्म। जाती है ढोल के नगाड़े की थाप में टूटी की आवाज। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जी। कानून के नजर में समानता होना बड़ी बात नहीं है, सबसे असली बात है कि प्रशासन की नजर में समानता। कि अगर थानेदार टोपी का रंग देख के एफआईआर करे या एक्शन ले एक ही चीज के लिए, तो इसका मतलब समझिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। प्रशासन की नजर में समानता होना बेहद जरूरी है। जी जी कुछ कह रहे हैं सर? अब जब यस मैन को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, यस मैन को जी। यस मैन को थानेदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जितने की पोजीशन पर यस मैन को नियुक्त किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति ही सरकारी अनुग्रह पर आधारित है, मेरिट पर आधारित नहीं है। तो हम्म सरकारी अनुग्रह पर आधारित है, उस सरकारी अनुग्रह के एवज में उनको भी तो दायित्व है जो है सरकारी अनुग्रह का जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव जवाब देना। वो कहाँ से निष्पक्ष न्याय करेंगे आप बताइए? जब सरकारी अनुग्रह पर जो है आपकी जो है मजिस्ट्रेट को जो है डरने की क्या जरूरत है? लेकिन मजिस्ट्रेट
को ये मैसेज दे दिया गया है तमाम उसके आधार पर कि अगर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उसने जो है वो कोई फैसला ऐसा दिया जो बड़ा क्रांतिकारी टाइप का हो तो तुरंत हाई कोर्ट से उसका ट्रांसफर हो जाता है। हाई कोर्ट का जज अगर कोई इस तरह का क्रांतिकारी फैसला देता है तो उसको जो है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो जब मैसेज दे दिया गया कि हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, तो वो भी क्या करेगा, नौकरी कर रहा है। और हर आदमी, मैं आपको स्वयं कह रहा हूँ, किसी आदमी को बेईमान बनाने में सबसे बड़ा योगदान उसके परिवार का होता है। परिवार का, बच्चों का, अभिभावकों का दबाव होता है, फलाने लूट करके इतनी बड़ी कोठी तैयार कर दी है, फॉर्च्यूनर में उनके बच्चे घूम रहे हैं, फलाने जगह पढ़ रहे हैं, हर साल उनका लड़का सिंगापुर जाता है तो फलाना जाता है, तो अगले आदमी को परिवार ही बाध्य कर देता है बेईमानी के लिए। और बेईमानी उसकी तभी तक छुपी रहेगी जब तक वो सरकारी अनुग्रह के नीचे रहेगा। बेईमानी वाली पोस्टिंग उसको तभी मिलेगी जब वो सरकारी अनुग्रह के लोगों को अनुग्रहित करके जो है उसके एवज में प्राप्त करेगा। तो व्यवस्था कहाँ रहेगी सर? भाई हम लोग भी तो पत्रकार हैं। बाप दादा का अगर दिया हुआ मकान नहीं रहता तो जाके गांव में रहना पड़ता है। और यहाँ आप दिल्ली और लखनऊ के पत्रकारों को देख लीजिए कि उनकी आय का अगर पूरा साल भर का विवरण निकाल लीजिए और विवरण निकालने के बाद आपको लगेगा कि इतने महंगे फ्लैट में ये कैसे रहते हैं, इतनी महंगी जीवन शैली ये कैसे बिताते हैं। तो समझ लीजिए उनका 2-4 काम उन्होंने इधर उधर कराया और लाखों रुपया जो है मकान अंदर। तो कैसे होगा बिना अनुग्रह के? हम नाम लेके घूमते रहेंगे हम जेपी सिंह है, बहुत बड़े फन्ने खां हैं। हमारे पास तो एक रिवॉल्वर का भी लाइसेंस नहीं है। यहाँ तो इलाहाबाद में जो लोग 2000-3000 तनख्वाह पाते थे वो जो है रिवॉल्वर लेके चलते हैं इलाहाबाद में पत्रकार हमारे समय के। कहाँ से रिवॉल्वर आ गया, कहाँ से फ्लैट खरीद लिया आप? कहे तो जाएंगे सब पत्रकार ही ना। ये कहाँ लिखा जाएगा कि ये बड़े ईमानदार पत्रकार थे, ये बड़े बेईमान पत्रकार थे? मरने के बाद सभी महान हो जाते हैं कि भाई वो तो बड़े महान पत्रकार थे। क्या उन्होंने जिंदगी भर दलाली से पैसा ही कमाया हो? रोज आए दिन आप फेसबुक देखते होंगे कि पत्रकार जो है कभी इस अधिकारी के साथ, कभी उस अधिकारी के साथ, कभी उस नेता के साथ, कभी उस नेता के साथ अपनी फोटो चिपकाए रहते हैं। उससे उनको क्या हासिल होता है आप समझिए। इससे वो मैसेज देते हैं कि अगर यहाँ कोई काम हो तो हमारे पास आओ, हम तुमको काम करवा दें। काम क्या निःशुल्क होता है कि सशुल्क होता है? पूरा सिस्टम सड़ गया है सर, आप क्या कर सकते हैं? जी 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 जी। अभी आपके यहाँ के आईपीएस ऑफिसर हैं अजय पाल शर्मा, अभी सोशल मीडिया पे चर्चा में बने हुए हैं। नहीं, अब आप देखिए, कल तो एक चैनल पे वीएन राय जो आपके क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े पदों पर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति पद से भी रिटायर हो गए, उन्होंने साफ कहा कि भाई ऑब्जर्वर का काम सुझाव देना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, उसका काम एक्चुअल नहीं होता कि वो जाकर के कानून व्यवस्था को स्वयं संभालने लगे। उन्होंने अपना भी बताया कि मैं भी था तो हमारे यहाँ जो टीम आई थी उसने जो जो सुझाव दिया हमको समझ में आया, आपस में डिस्कशन करके लागू किया। और हम जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में गए और हमारी ड्यूटी लगी तो हमने भी जो है भाई जो जो सुझाव दिया, जो किया वो अगले लोगों ने किया नहीं किया। हम डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को नहीं दे सकते जिस तरह जयपाल शर्मा देख रहे हैं। लेकिन जयपाल शर्मा का अभी तक हुआ क्या? और फिर अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका भी दाखिल हुई है पीआईएल की इनको हटाया जाए। तो आज तो वहां चुनाव ही हो रहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट कह के उसको जो है क्या कहते हैं खारिज कर दे। सवाल ये कि जब सिस्टम चल रहा है तो आप अच्छा बताइए, सिस्टम चल रहा है तो कहाँ जाएगा आदमी? अदालत ही, पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी नहीं क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। अदालत को माना जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और अदालत में भी जज साहब लोग कमिटेड बैठे हुए हैं जो उसको सुनने के लिए तैयार ना हो तो क्या करेंगे आप? आप जो कह रहे हैं पवन खेड़ा का कई दिन से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है और पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है असम हाई कोर्ट के खिलाफ जो है क्या कहते हैं मतलब जो उन्होंने उनका अग्रिम खारिज कर दिया उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है कि उनको अस्पताल में से ढूंढ के असम पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले जाए। तो अगर कोर्ट का इस तरह का रवैया होगा, ठीक है आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप खुद ही कहते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो आप डिले क्यों कर रहे हैं? सिस्टम तो पूरा नीचे से ऊपर तक सलाम है और प्रतिबद्धता का आलम यह है कि आगे बढ़ बढ़ के प्रतिबद्धता लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। कानून व्यवस्था सेकेंडरी हो गई है, कानून और जो है प्रतिबद्धता प्राथमिक हो गई। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा। प्रशासन की नजर में समानता बेहद जरूरी है किसी भी लोकशाही को चलने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर।